दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वो अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में एक चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की क्लांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। टोंड कसी होने पर भी किसी मुंहजोड़ घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वो उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी वो दीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वो आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकद्दमों के मारे दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकद्दमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तू क्यों इतने मुकद्दमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो इतने मुकद्दमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूं। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखरे पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बाराक यहां से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूं। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वो चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूं। ये कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकुड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते। मेरे पास आते हैं तो दुदकार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है।
मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वो कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवाय और कुछ पढ़ते ही न थे, इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हें विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगी। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वो क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिसके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेज से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी जल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वो क्या करता है। वो यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूं तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूं, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवाय दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही है, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूं। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई भी हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह ना दिखाओ। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वो अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्न सहित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस। तकलीफ कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूं। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे इसे वहां जाना ना पड़े और कोई इल्जाम भी सर पर ना आए।
बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह ना होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वो बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़की का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वो शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मिणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने कल से मुझे स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहां आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मिणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वो माने भी। रुक्मिणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वो बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूं तो तुरंत उठाकर दे देती है। रुक्मिणी, तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूं। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वो हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वो चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहे, जहां मैं भूलूं वहां सुधारे, सब कामों की देखरेख करती रहे। पर रुक्मिणी उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूं, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, 30 पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर इसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम नैनीहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वो कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सूध रहती है न पहनने की। जहां बैठता है वही सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहां किसे फिक्र है कि इससे खाया या नहीं, कहां कपड़े उतारे, कहां सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई।